क्या आपने कभी सोचा है कि एक आम सी सुबह जब आप अपने घर से सिर्फ स्कूल के होमवर्क के लिए निकलते हो, वो आपकी जिंदगी का आखिरी दिन बन सकती है। 26 जुलाई 2018 नेपाल का एक छोटा सा गांव, जहां लोग अपने घरों के दरवाजे भी खुले छोड़ देते थे, लेकिन इसी गांव में 13 साल की एक मासूम बच्ची के साथ एक ऐसा खौफनाक क्राइम हुआ जिसके सबूत मिटाने के लिए पूरी की पूरी पुलिस का सिस्टम लग गई। एक ऐसी दस्तन जहां कातिल को पकड़ने के बजाय सिस्टम ने एक मासूम की लाश पर राजनीति कर ली। ये है निर्मला पंत के रेप और मर्डर की वो कहानी जो आज 8 साल बाद भी पूरे देश के कानून पर एक गहरा दाग छोड़ती है। 26 जुलाई 2018 नेपाल का कंचनपुर डिस्ट्रिक्ट भीमदत्ता म्यूनिसिपैलिटी। यहाँ का माहौल आम दिनों की तरह बिल्कुल शांत था। हर तरफ गन्ने के लंबे लंबे पौधे और हरी भरी सड़कें और गांव के लोगों की आम सी हलचल। यहाँ के लोग सोचते थे कि उनका गांव पूरे नेपाल में सबसे सेफेस्ट प्लेस में से एक है। सभी एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे के घर में आते जाते रहते थे। इसी गांव में रहती थी 13 साल की निर्मला पंता। निर्मला क्लास 9 की स्टूडेंट थी। वो बहुत ही प्यारी, मासूम और पढ़ाई में आगे रहने वाली स्टूडेंट थी। उसकी एक छोटी सी दुनिया थी, स्कूल जाना, अपनी सहेली के साथ मजाक करना और पढ़ लिख कर एक दिन बड़ा ऑफिसर बनना। उसके पापा यज्ञराज पंत और माँ दुर्गा देवी पंत अपनी बेटी से बेहद प्यार करते थे। 26 जुलाई 2018 की सुबह लगभग 11 बज रहे थे। निर्मला ने अपनी माँ से कहा, मम्मी मैं अपनी क्लासमेट रोशनी बम के घर जा रही हूँ। मुझे स्कूल का होमवर्क कंप्लीट करना है और नोट भी चाहिए। माँ ने मुस्कुराकर इजाजत दे दी। निर्मला ने अपनी साइकिल उठाई, घर से निकली और रास्ते में एक लोकल शॉप पर रुकी। वहां से उसने पेंसिल और होमवर्क का थोड़ा सा सामान खरीदा। उस वक्त दुकान वाले ने भी नहीं सोचा होगा कि वो निर्मला को आखिरी बार देख रहा है। निर्मला वहां से सीधे अपने दोस्त रोशनी बम के घर पर पहुंच जाती है। रोशनी बम का घर निर्मला के घर से कुछ ही दूर पर था। वो एक 2 मंजिला का घर था जहां रोशनी अपनी बड़ी बहन बबीता बम के साथ रहती थी। निर्मला वहां पहुंचती है। तीनों लड़कियां आंगन में बैठती हैं। उनके आंगन में एक बहुत बड़ा अमरूद का पेड़ भी था। उन्होंने पेड़ से मीठे अमरूद तोड़े, तोड़े हुए अमरूद खाए, मजाक किए और फिर निर्मला ने बैठकर अपना होमवर्क कंप्लीट किया। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन टाइम धीरे धीरे बीत रहा था। दोपहर के लगभग 2 बज रहे थे। निर्मला ने अपना बैकपैक किया, साइकिल पर रखा और रोशनी और बबीता से बोला, मेरा होमवर्क कंप्लीट हो गया है, अब मैं घर निकलती हूँ, मम्मी मेरा इंतजार कर रही होगी। निर्मला साइकिल पर बैठती है और रोशनी के घर के गेट से बाहर निकलती है। लेकिन ये वो आखिरी पल था जब किसी ने 13 साल की निर्मला को जिंदा देखा था। उस गेट से बाहर निकलने के बाद निर्मला कभी अपने घर वापस नहीं पहुंची। दोपहर के 2:30 हो रहे थे। फिर 3 बज गए, फिर 4 बज गए। निर्मला की माँ दुर्गा देवी पंता अपने घर के आंगन और दरवाजे पर बार बार चक्कर काट रही थी। फिर सूरज ढलने लगा। निर्मला हमेशा वक्त पर घर आती थी। अगर उसे थोड़ी सी भी देर होती तो वो पहले ही बता देती थी। लेकिन आज ना तो वो घर आई, ना ही उसका कोई
पता था। शाम के लगभग 5 बजते बजते दुर्गा देवी का दिल घबराने लगता है। वो एक अजीब सा डर उसके अंदर बैठने लगता है। उन्होंने अपनी चादर उठाई और सीधे रोशनी बम के घर पर दौड़ लगा दी। जब दुर्गा देवी वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि रोशनी और उसकी बड़ी बहन बबीता बम अपने घर के आंगन में आराम से बैठी हैं। दुर्गा देवी ने घबराहट में पूछा, निर्मला कहाँ है? वो अभी तक घर नहीं पहुंची। बबीता बम ने बेहद ठंडे और अजीब अंदाज में जवाब दिया, वो तो दोपहर 2 बजे ही यहाँ से निकल गई थी। अब वो कहाँ गई हमें क्या पता, वो हमारी जिम्मेवारी थोड़ी ना है। दुर्गा देवी ने उनसे मिन्नतें की, उनके घर के अंदर जाकर देखना चाहा कि कहीं निर्मला वहां तो नहीं, लेकिन उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। रोशनी और बबीता का ये ठंडा और अजीब बिहेवियर दुर्गा देवी के दिमाग में एक गहरा शक छोड़ गया। सूरज ढल चुका था और पूरे गांव में अंधेरा छा गया था। दुर्गा देवी और निर्मला के पापा यज्ञराज पंता अब रोते हुए गांव के लोगों के साथ वार्ड पुलिस ऑफिस मंझगांव के लोकल पुलिस स्टेशन पे पहुंचते हैं। दुर्गा देवी ने पुलिस ऑफिसर के आगे हाथ जोड़े, उनके पैर पकड़े और रोती हुई बोली, हजूर मेरी 13 साल की बेटी निर्मला दोपहर से गायब हो चुकी है। वो कभी इतनी देर बाहर नहीं रहती। प्लीज मेरी बेटी को ढूंढ दीजिए, कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन वहां बैठे पुलिस ऑफिसर के चेहरे पर ना कोई डर था ना कोई हमदर्दी। उन्होंने दुर्गा देवी की बात को बहुत ही हल्के में लिया। सीनियर पुलिस ऑफिसर ने लापरवाही से आगे झुककर कहा, अरे अम्मा, तुम्हारी बेटी 13-14 साल की टीनेज लड़की है, कहीं दोस्तों के साथ घूमने या फिल्म देखने गई होगी। इस उम्र में लड़कियां ऐसी ही होती है, तुम जाकर सो जाओ, कल सुबह तक आ जाएगी। परिवार ने गिड़गिड़ाकर कहा कि वो ऐसी लड़की नहीं है, कम से कम एक बार चलकर रास्ते पर ढूंढने की कोशिश तो करिए। लेकिन पुलिस ने पहले ही दिन सर्च ऑपरेशन चलाने से साफ मना कर दिया। उन्होंने एफआईआर तक लिखने में आनाकानी की। उस काली और ठंडी रात में पुलिस तो अपने आरामदायक कमरों में सोती रही, लेकिन निर्मला के माँ बाप, उनके रिश्तेदार और गांव के सैकड़ों लोग शांति से नहीं बैठ सके। उन्होंने हाथ में टॉर्च, लाठी और मोबाइल की फ्लैश लाइट उठाई। पूरी रात वो लोग गन्ने के खेत, सुनसान सड़कें, दुकान के पीछे और आपस के इलाके में निर्मला का नाम पुकारते रहे, निर्मला, निर्मला कहाँ है तू बेटी? लेकिन अंधेरी रात में उनकी पुकार के जवाब में सिर्फ ठंडी हवा और सन्नाटे की आवाज आ रही थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि जिस बेटी को वो पूरी रात सड़कों पर ढूंढ रहे हैं, वो उनसे कुछ ही दूर पर है, एक गन्ने के खेत के अंदर नरक से गुजर चुकी है। 27 जुलाई 2018 की सुबह, रात भर की थकान और परेशानी के बाद गांव वालों ने आस नहीं छोड़ी। सुबह होते ही पूरे गांव के सैकड़े लोग अलग अलग टीम में बांट गए। उनका एक ही मकसद था, 13 साल की निर्मला को हर हाल में ढूंढकर निकालना। खोज करते करते सुबह के 9 बज रहे थे। रोशनी बम के घर से 5 मीटर की दूरी पर एक विशाल गन्ने का खेत के पास लोगों की नजर गई। गन्ने के लंबे लंबे पौधों के बीच सड़क के किनारे मिट्टी में एक बाईसाइकिल पीछी हुई मिली। गांव वाले दौड़कर पास गए। उन्होंने देखा कि वो वही ब्लू रंग की साइकिल थी जिसे लेकर निर्मला घर से निकली थी। साइकिल के पास ही उसकी एक चप्पल और उसकी नोटबुक का एक फिटा हुआ पन्ना भी पड़ा हुआ था। लोगों का दिमाग सुन्न हो गया, सन्नाटा छा गया।
विलेजर ने गन्ने के घने और लंबे पौधों को हाथ से हटाकर खेत के अंदर घुसना शुरू कर दिया। खेत के अंदर मिट्टी गीली थी, मॉनसून की वजह से हर तरफ पानी और कीचड़ भरा हुआ था। खेत के बिल्कुल बीच में पानी से भरे हुए एक छोटे से गड्ढे में उन्हें जो नजर आया, उसने वहां खड़े हर एक इंसान की आत्मा को कांप कर रख दिया। वहां 13 साल की मासूम निर्मला की लाइफलेस बॉडी पड़ी हुई थी। उसका जिस्म पानी और कीचड़ में आधा डूबा हुआ था। निर्मला की सलवार और उसके कपड़े ब्रूटल तरीके से फाड़े हुए थे। उसके जिस्म पर वायलेंस असॉल्ट के निशान थे, खरोंचों और मिट्टी के निशान थे। उसके चेहरे पर और जिस्म पर चोट के निशान थे और उसकी गर्दन पर गला घोटने का साफ साफ निशान दिखाई दे रहा था। पहले ही नजर में साफ पता चल रहा था कि 13 साल की मासूम बच्ची को किसी एक या एक से ज्यादा शैतानों ने गन्ने के खेत में घसीटा था। उसके साथ एक्सट्रीमली फिजिकल टॉर्चर, ब्रूटल रेप और मर्डर किया गया था और फिर उसकी लाश को पानी के गड्ढे में फेंक कर भाग गए थे। निर्मला की माँ दुर्गा देवी और पिता यज्ञराज जब वहां पहुंचे तो अपनी बेटी की लाश देखकर वो जमीन पर गिर पड़े। उनकी चीखें और रोना पूरे गन्ने के खेत में गूंज उठा। गांव का हर एक आदमी, औरत, बच्चा रो रहा था। मासूम निर्मला, जो कल सुबह तक पढ़ लिख कर ऑफिसर बनने का सपना देख रही थी, वो आज एक गन्ने के खेत में बिना जान के पड़ी हुई थी। गांव वालों का दुख कुछ ही मिनटों के बाद एक खौफनाक गुस्से में बदल गया। लोग चीख चीख कर कहने लगे कि अगर लोकल पुलिस रात को उनकी बात सुन लेती और सर्च ऑपरेशन चला देती तो शायद कातिल पकड़ा जाता और निर्मला की जान बच सकती थी। गांव वालों ने तुरंत पुलिस को खबर दी। कुछ ही देर बाद मझगांव पुलिस स्टेशन की टीम क्राइम सीन पर पहुंची, लेकिन जैसे ही पुलिस खेत के अंदर आई, उन्होंने एक के बाद एक ऐसी हरकतें करनी शुरू कर दी जिसे देखकर वहां खड़े हर एक इंसान के होश उड़ गए। दुनिया के किसी भी क्राइम सीन पर जब पुलिस पहुंचती है तो पहला काम होता है उस जगह को सील करना, फॉरेंसिक टीम को बुलाना और जमीन पर पैर के एक एक फुटप्रिंट्स, डीएनए सैंपल और फिजिकल एविडेंस को प्रोटेक्ट करना। लेकिन कंचनपुर के इस गन्ने के खेत में कुछ और ही हो रहा था। मझगांव पुलिस और एसपी दिल्ली राज बिष्ट के अंडर आने वाले पुलिस ऑफिसर ने खेत के चारों तरफ कोई येलो टेप नहीं लगाई। रिजल्ट ये हुआ कि गुस्से और दुख में भरे हजारों विलेजर, मीडिया के लोग और आम जनता खेत के अंदर घुस आए। जमीन पर बने कातिलों के पैरों के निशान, गन्ने के पौधे पर लगे खून के दाग और बाकी सारे फिजिकल एविडेंस मिनटों में मिट गए, पैरों तले कुचल कर खत्म हो गए। लेकिन सबसे चौंकाने वाली और खौफनाक सीन अभी बाकी था। क्राइम सीन पर मौजूद एक पुलिस ऑफिसर ने निर्मला की लाश के पास पड़ी हुई उसकी फटी हुई सलवार को उठाया और फॉरेंसिक बैग में डालने के बजाय उस ऑफिसर ने उस सलवार को पास ही के नदी के पानी में लेकर धो दिया। गांव वाले ये देखकर पागल हो गए। उन्होंने चीखना शुरू किया, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम कपड़े क्यों धो रहे हो? कपड़े पर लगे खून और सेमेन के मार्क्स धोकर तुम किसे बचाना चाहते हो? लेकिन उन पुलिस ऑफिसर के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उन्होंने बिना किसी प्रॉपर कलेक्शन किट के, बिना फोरेंसिक गाइडलाइन फॉलो किए निर्मला की बॉडी को उठाया और
और वहां से निकल गए। ऐसा लगा था कि जैसे पुलिस की प्रायोरिटी कातिल को पकड़ना नहीं बल्कि किसी भी कीमत पर सीन को साफ करना था। इस इंसिडेंट्स के कुछ ही घंटों बाद एक और ऐसी बात सामने आई जिसने सभी के होश उड़ा दिए। निर्मला आखिरी बार रोशनी बम और बबीता बम के घर गई थी। उनके आंगन में एक बहुत बड़ा अमरूद का पेड़ था जिसके नीचे बैठकर निर्मला ने होमवर्क किया था और अमरूद खाए थे। लेकिन 27 जुलाई की दोपहर को जैसे ही निर्मला की लाश मिली, रोशनी और बबीता के घर के आंगन से वो अमरूद का पेड़ अचानक काट के फेंक दिया गया था। जब गांव वालों ने बबीता बम से पूछा अचानक ये पेड़ क्यों काटा, तो उसने बहुत ही केयरलेस अंदाज में कहा, हमें आंगन में धूप चाहिए थी इसीलिए काट दिया। आपको कोई मतलब? पहले पुलिस द्वारा कपड़ों का धोया जाना, क्राइम सीन को रूंड करना और फिर रोशनी के घर से की लोकेशन पेड़ को गायब कर देना, इन सब बातों ने पूरे कंचनपुर के दिमाग में एक बात साफ कर दी, ये कोई आम रेप मर्डर नहीं था। इसके पीछे जरूर कोई बड़ा वीआईपी या पावरफुल नाम छुपा था जिसे बचाने के लिए पूरा सिस्टम काम कर रहा था। गांव के छोटे छोटे गली मोहल्ले से फुसफुसाहट शुरू हुई जो कुछ ही घंटों में एक तूफान बन गई। लोकल लोग और नेबर ने आपस में दावा करना शुरू किया कि इस क्राइम में किसी आम गुंडा या सड़क छाप लड़के का हाथ नहीं हो सकता। अफवाहें और शक की सुई सीधे इलाके के सबसे पावरफुल लोगों पर जा टिकी। लोगों का दावा था कि 26 जुलाई की दोपहर को रोशनी बम के घर के पास एक हाई रैंकिंग पुलिस ऑफिसर के बेटे किरण बिष्ट, जो तब के एसपी दिलीराज बिष्ट का बेटा था और लोकल मेयर का भतीजा को देखा गया था। लोगों के दिमाग में ये बात बैठ गई कि एसपी दिलीराज बिष्ट और उनकी पुलिस टीम किसी आम क्रिमिनल को बचाने के लिए अपनी नौकरी दांव पर नहीं लगा रही थी, बल्कि वो अपने ही बेटे और पावरफुल वीआईपीज को जेल जाने से बचाने के लिए सारे सबूतों को मिटा रही थी। जब गांव वालों ने पुलिस स्टेशन पर जाकर मांग की कि रोशनी बम और निर्मला बम को अरेस्ट करके स्ट्रिक्ट इंटरोगेशन किया जाए, तो पुलिस ने उन्हें अरेस्ट करने के बजाय उन्हें प्रोटेक्टिव कस्टडी में लेकर एक सेफ हाउस में भेज दिया गया। पुलिस के इस रवैये ने पूरे नेपाल के लोगों का खून खौला दिया। जस्टिस फॉर निर्मला ये कोई एक स्लोगन नहीं था। क्लास 8-9 के छोटे छोटे स्कूल के बच्चे अपनी यूनिफॉर्म में सड़कों पर उतर आए। महिला, लोकल दुकानदार और आम जनता ने कंचनपुर को पूरी तरह से बंद कर दिया था। सारे बाजार बंद हो गए थे, गलियां के पहिले थाम गए थे और हजारों लोग हाथ में निर्मला की फोटो और प्लेस कार्ड लेकर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट करने लगे। सरकार और पुलिस पर प्रेशर इतना बढ़ गया कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को समझ आ गया था कि अगर उन्होंने जल्दी से किसी को कातिल बनाकर पेश नहीं किया तो ये वायलेंस मूवमेंट उनकी कुर्सियां छीन लेगा। और तब पुलिस ने एक ऐसा खौफनाक और गंदा प्लान बनाया जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। उन्होंने एक ऐसी चाल चली जिसे देखकर कानून भी शर्मा जाए। 19 अगस्त 2018 निर्मला के मर्डर को लगभग 3 हफ्ते हो चुके थे। सड़कों पर प्रोटेस्ट रुकने का नाम नहीं ले रहा था। कंचनपुर पुलिस पर काठमांडू हेडक्वार्टर और होम मिनिस्ट्री से हर घंटे प्रेशर आ रहा था, किसी भी तरह माहौल शांत करो। तभी अचानक कंचनपुर पुलिस ने एक अर्जेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। सारे जर्नलिस्ट
जर्नलिस्ट और टीवी कैमरा सेट करके बैठ गए। पुलिस ऑफिसर के चेहरे पर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था। उन्होंने मीडिया के सामने एक 41 साल के आदमी को खड़ा कर दिया जिसका नाम था दिलीप सिंह बिष्ट। एसपी दिलीप राज बिष्ट ने माइक पर आकर बड़े दावे के साथ बोला, हमने निर्मला पंत के असली कातिल को अरेस्ट कर लिया है। ये है दिलीप सिंह बिष्ट। ये मेंटली अनस्टेबल है, दिमागी रूप से बीमार है। इसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और इसने ही गन्ने के खेत में निर्मला का रेप और मर्डर किया था। अब सभी लोग अपना प्रोटेस्ट खत्म करें। पुलिस ने मीडिया के सामने दिलीप का एक स्क्रिप्टेड कन्फेशन स्टेटमेंट भी रीड करके सुनाया जिसे लग रहा था कि केस पूरी तरह सोल्व हो चुका है। मतलब उ गर्दै साइकल चयन बनाइदेऊ, साइकल चयन बनाइदिए। अब मेरो मनमा पनि त्यस्तै के भयो, पाप जग्यो भनौँ होइन। अब मैले पनि मलाई जोस आयो, मैले पनि मलाई दिने हो यसो भने दिने मन गरेर जबरजस्ती तिनीहरू साइकल समातेर खोलामा फ्यालिदिएँ मैले। फेरि तिनीलाई उठाएर अलिकति खोला पारी त्यो मतलब उखुको बारीमा लगेँ। उखुको बारीमा लगिसकेपछि तिनीलाई सुताएर सेक्स गर्ने। लेकिन जैसे ही यह खबर दिलीप सिंह बिष्ट का चेहरा टीवी स्क्रीन और सोशल मीडिया पर आया, कंचनपुर के गांव वालों के होश उड़ गए। गांव का हर एक आदमी दिलीप सिंह बिष्ट को अच्छी तरह जानता था। दिलीप सिंह बिष्ट एक बेहद ही बेचारा, गरीब और मेंटली डिस्टर्बेड आदमी है जो पिछले कई सालों से गांव की सड़कों पर अकेला घूमता रहता है। वो छोटे मोटे काम करके अपना पेट पालता है और उसको ढंग से बोलना भी नहीं आता और उसको ढंग से चलना भी नहीं आता। किस जगह क्या बोलना है उसको कुछ भी नहीं आता और अपनी बात रखना भी नहीं आता। तो इसीलिए गांव वालों को सबको पता चल गया। गांव वाले चीख चीख कर कहने लगे, ये आदमी एक लड़की को गन्ने के खेत में घसीट कर उसके साथ इतना बड़ा क्राइम अकेला नहीं कर सकता। ये चल भी नहीं सकता अच्छे से, वो निर्मला को कैसे ओवरपावर करेगा। लोगों को तुरंत समझ आ गया कि पुलिस ने वीआईपी कातिलों को, एसपी के बेटे और मेयर के रिश्तेदारों को बचाने के लिए इस बेचारे मेंटली इल आदमी को कस्टडी में ढोर ढोर कर टॉर्चर किया गया और उसे फोर्सफुली स्क्रिप्टेड लाइन बोलने पर मजबूर करके बलि का बकरा बनाया गया। पुलिस ने सोचा था कि एक पागल आदमी को कातिल बनाकर पेश करने से मामला हमेशा के लिए दबदबा जाएगा और लोग घर चले जाएंगे, लेकिन उनकी ये चाल उन्हीं पर उल्टी पड़ गई। गांव वालों का गुस्सा ठंडा होने के बजाय एक खौफनाक तूफान में बदल गया। लोग समझ गए थे कि पुलिस कानून की रक्षा नहीं बल्कि कातिलों के साथ मिलकर ढांढी रही है। दिलीप सिंह बिष्ट की अरेस्ट की खबर ने आग में घी का काम किया। लोग समझ गए थे कि पुलिस बेचारे पागल आदमी को टॉर्चर करके असली कातिलों को बचा रही है। 20 अगस्त 2018 की सुबह पूरे कंचनपुर सड़कों पर उतर आए। छोटे स्कूल के बच्चे, औरतें, गांव के हजारों लोग डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की तरफ बढ़ने लगे। उनका एक ही नारा था, बेगुनाह दिलीप को छोड़ो और असली वीआईपी कातिलों को सामने लाओ। भीड़ का गुस्सा इतना बढ़ गया कि लोगों ने पुलिस पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। चारों तरफ सिर्फ चीख पुकार और हंगामा होने लगा। स्थिति हाथ से निकलते देख पुलिस ने पहले भीड़ पर टीयर गैस छोड़े। लेकिन जब लोग पीछे नहीं हटे तो पुलिस ने एक ऐसा कदम, एक ऐसी गलती की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। पुलिस ने प्रोटेस्टर पर असली गोलियां चला दी। सड़क पर भागदौड़ मच गई। गोलियां की आवाजों से पूरा इलाका कांप उठा। इस फायरिंग में सानी खुना नाम का एक 14 साल का मासूम स्कूल स्टूडेंट जो सिर्फ अपने दोस्तों के साथ इंसाफ मांगने आया था, पुलिस
उसकी गोली लगने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इसके अलावा भी कई छोटे छोटे लोग बहुत ही जख्मी हो गए गोलियां लगने से। साने खुना की मौत की खबर जैसे ही काठमांडू पहुंची, पूरे नेपाल में हंगामा मच गया। अब ये सिर्फ कंचनपुर का मामला नहीं था, ये पूरे नेपाल का सबसे बड़ा पॉलिटिकल और सोशल मूवमेंट बन चुका था। प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्ट्री पर इंटरनेशनल लेवल से प्रेशर आने लगा। सरकार को आखिरकार झुकना पड़ा। काठमांडू से हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन टीम भेजी गई। डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ एसपी दिलीप राज बिष्ट को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया और केस की जांच सीआईडी के हवाले कर दी गई। सीआईडी की टीम ने सबसे पहले उस सैंपल का डीएनए टेस्ट करवाया जो पुलिस ने दिलीप सिंह बिष्ट से लिया था। सभी की नजरें डीएनए रिपोर्ट पर थी और जब रिपोर्ट आई तो नेपाल पुलिस के चेहरे पर एक ऐसा तमाचा लगा जिसने उनकी सारी पोल खोल दी। निर्मला की बॉडी से जो वेजिनल स्वाब और डीएनए सैंपल निकाला गया था, उससे दिलीप सिंह बिष्ट का डीएनए बिल्कुल भी मैच नहीं हुआ। रिपोर्ट आते ही कोर्ट ने दिलीप सिंह बिष्ट को बेगुनाह मानते हुए तुरंत जेल से रिहा करने का ऑर्डर दे दिया। पुलिस का वो सारा झूठ, वो स्क्रिप्टेड कन्फेशन स्टेटमेंट, वो टॉर्चर करके बनाया गया प्लान दुनिया के सामने नंगा हो गया। जिस आदमी को पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मेन किलर घोषित कर दिया था, वो ऑफिशियली बेगुनाह साबित हो चुका था। दुनिया भर में नेपाल पुलिस की थू-थू होने लगी। ह्यूमन राइट्स ग्रुप और फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने इन्वेस्टिगेशन की एक एक फाइल खोलनी शुरू कर दी। तब सामने आया कि पहले दिन से ही पुलिस ने कितनी बड़ी फॉरेंसिक गलतियां की थी। सबसे पहली गलती, खेत को सील ना करने की वजह से किलर के शूज के मार्क्स और फिजिकल एविडेंस पहले ही दिन नष्ट हो चुके थे। निर्मला की सलवार को पानी से धोकर उस पर किलर का सेमेन और टॉर्च डीएनए का काफी हिस्सा पहले ही साफ कर दिया गया था। काठमांडू से आई हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन टीम ने अब उन्हीं पुलिस ऑफिसर पर इंक्वायरी शुरू की जिन्होंने शुरुआत में इस केस को हैंडल किया था। एसआईटी ने तब के एसपी दिलीप राज बिष्ट, उनके इंस्पेक्टर जगदीश भट्ट और बाकी 6 पुलिस ऑफिसर को एविडेंस टेम्परिंग मतलब सबूत मिटाने और क्राइम और गुनाह छुपाने के आरोप में इन्वेस्टिगेशन के दायरे में ले लिया। नेपाल पुलिस के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा था कि क्रिमिनल को ढूंढने के बजाय पूरी की पूरी पुलिस टीम ही क्राइम और सबूत मिटाने की जांच चल रही थी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह था, अगर दिलीप सिंह बिष्ट कातिल नहीं था तो असली कातिल था कौन? सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो सीबीआई और नई एसआईटी के सामने एक ही उम्मीद बची थी, मास डीएनए टेस्टिंग। जब जमीन से सारे फिजिकल प्रूफ और फुटप्रिंट्स गायब हो चुके थे तो उन्होंने डिसाइड किया कि हर उस इंसान का डीएनए टेस्ट करवाया जाएगा जिसे 26 जुलाई को उस इलाके में देखा गया था या जिस पर थोड़ा सा भी शक था। पुलिस ने एक एक करके कंचनपुर के लगभग 100 से ज्यादा लोगों का डीएनए सैंपल लिया। इस बार की जांच में वीआईपीज को भी शामिल किया गया जिसका नाम शुरुआत से चल रहा था सस्पेंड एसपी दिलीप राज बिष्ट का बेटा किरण बिष्ट, लोकल मेयर का भतीजा, रोशनी और बबीता के रिलेटिव्स और दोस्तों, लोकल गुंडे, क्राइम रिकॉर्ड्स वाले लोग और गांव के सस्पिशियस लोग, सभी के ब्लड और सालिबा सैंपल लैब में भेजे गए। पूरे नेपाल की नजरें आने वाली रिपोर्ट पर टिकी थीं। सबको लग रहा था कि अब वीआईपीज की पोल खुलने वाली है। लेकिन जब एक एक करके लैब रिपोर्ट्स आने लगी तो सभी के होश उड़ गए। 100 से ज्यादा डीएनए टेस्ट के बावजूद भी एक भी डीएनए मैच नहीं हुआ। एसपी के बेटे
बेटे, मेयर का भतीजा और बाकी सारे सस्पेक्ट के डीएनए प्रोफाइल नेगेटिव आए। इस बीच हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन टीम ने अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को सबमिट कर दी। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि लोकल पुलिस ने इस केस में महज गलती नहीं की थी, बल्कि जानबूझकर क्राइम सीन को रुइन किया गया था। इस रिपोर्ट के आते ही नेपाल सरकार ने एक हिस्टोरिक और बड़ा कदम उठाया। एसपी दिलीप राज बिष्ट और इंस्पेक्टर जगदीश भट्ट को पुलिस सर्विस से हमेशा के लिए डिसमिस कर दिया गया। उनके अलावा 6 और सीनियर पुलिस ऑफिसर को भी लंबा सस्पेंशन मिला, लेकिन इस सब के बावजूद असली कातिल का कोई पता नहीं चला। केस एक ऐसी भूल भुलैया बन चुका था जहां से हर रास्ता बंद हो चुका था। आपको क्या लगता है? 100 से ज्यादा डीएनए टेस्ट नेगेटिव आने और पूरी पुलिस टीम पर एक्शन होने के बाद भी ये केस आखिर अनसोल्व क्यों रह गया? आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर